दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन की बात अश्विनी उपाध्याय के साथ। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, देश के जाने माने वकील हैं और दूसरा उनका जो बड़ा परिचय है वो ये है कि ये जनहित याचिकाओं के लिए पूरे देश में ख्यात हैं, पीआईएल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा, हमने अश्विनी जी से बात की कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। आज मैं अश्विनी जी से एक बहुत अहम विषय पर बात करना चाहता हूं, जो कि हर व्यक्ति के चिंता का सबब है। इस देश के हर मतदाता, हर वोटर के लिए चिंता का सबब है। वो है हमारी विधानसभाओं में, हमारी संसद में ऐसे लोगों को का पहुंचना जो दागी छवि के हैं। खाली दागी छवि तक ही नहीं, ऐसे लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना जो कमोवेश उनकी ना कोई योग्यता का कोई पैमाना है, वो अंगूठा टेक भी हैं बहुत सारे। और जिस तरह से हमारा देश अब प्रगति कर रहा है, ऐसे में संविधान क्या कहता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो जैसा कि मेरी बात से ही आप समझ गए होंगे अश्विनी जी, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारा संविधान जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर क्या कुछ मापदंड निर्धारित करता है? पंकज जी, ये हमारे हाथ में भारत का संविधान है और ये 125 बार अब तक बदला जा चुका है। 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदले जा चुके, लेकिन संविधान को 20% छोड़ दिया गया, जो इस देश को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था, इस देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था। इसी संविधान में यह प्रोविजन है कि आने वाली जो सरकार है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेगी सांसदों का और विधायकों का। 70 साल बीत गए संविधान को लागू हुए, आज तक ये नहीं क्लेरिफाई किया गया कि सांसद के क्या क्या कार्य हैं और विधायक के क्या क्या कार्य हैं, प्रधान का क्या क्या कार्य है और पार्षद का क्या कार्य है। ये हमारे संविधान में स्पष्ट है, ये बनाना ये सरकार का काम था। पार्षद प्रधान की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना राज्य सरकार का काम था। विधायक और सांसद का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना केंद्र सरकार का कार्य था, जो आज तक नहीं हुआ। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। हमारा संविधान कहता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे वो रोल मॉडल होंगे, मतलब उनकी बात, उनका वर्ताव, उनका पहनावा, उनका चाल, उनका चरित्र, सब कुछ ऐसा होगा जो एक रोल मॉडल का होता है। वो एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो सांसद होता है वो अपने संसदीय क्षेत्र का मुखिया होता है। ऐसे विधानसभा का मुखिया होता है विधायक और लोकसभा का मुखिया होता है उस वहां का सांसद। तो अगर वो मुखिया ही अच्छा नहीं है, जिस परिवार, जैसे हमारे घर में, आपके घर में अगर परिवार का मुखिया ही शराबी हो, पर आप परिवार का मुखिया ही जो है चरित्रहीन हो, परिवार का मुखिया ही कैरेक्टरलेस हो, परिवार का मुखिया ही घूसखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाला हो, तो परिवार अच्छा कैसे कहा जाएगा? वो अच्छा परिवार कभी बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर हमारे सांसद जो उस संसदीय क्षेत्र का मुखिया है वो अगर दुनिया भर के उसमें लिप्त है, शराबी है, कबाबी है, चरित्रहीन है, घूसखोर है, जमाखोर है, मिलावटखोर है, कालाबाजारी करता है, भूमाफिया है या गोल्ड माफिया है, किसी भी तरीके का माफिया है, काला धन रखता है, बेनामी संपत्ति रखता है, सट्टेबाजी करता है, हवाला चलवाता है, रैकेट चलवाता है, तो कैसे उस लोकसभा का विकास होगा? और जब रिकॉर्ड ये कहता है कि 43% सांसदों के ऊपर अपराध चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वो उनको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो कैसे देश का विकास होगा? हम सच्चा लोकतंत्र कैसे इस देश में स्थापित कर पाएंगे जिस देश में 43% सांसद ही अपराधी छवि के होंगे? कैसे कौन भरोसा करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर भारत को ठीक करना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत में राम राज्य स्थापित करना है, तो सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जो लोकतंत्र है, जो संसद है, जो विधानसभा है, उसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर में अपराधी, काला धन रखने वाले, बेनामी संपत्ति रखने वाले, हवालाबाज पहुंचेंगे तो वो मंदिर मुझे लगता है कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा, वहां कभी अच्छी व्यवस्था नहीं पैदा हो पाएगी। बिल्कुल। तो अब जो आपने जिक्र किया और इतनी अहम बात बताई कि संविधान हमारे जनप्रतिनिधियों के आचार व्यवहार, आचरण, कितनी चीजों पर कितनी, मतलब जिसके बारे में लोगों को वस्तुतः जानकारी ही नहीं है अश्विनी जी। जब इतना स्पेसिफिकली हमारा संविधान इंगित करता है,
तो अरे क्या ये वजह है कि अपराधी राजनीति में इस कदर आ गए हैं कि राजनीतिक दल अब उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और इस तरह की बातें नहीं कर सकते, या क्या कारण है और कितना अंधकार में भविष्य है या कुछ उम्मीद की किरण है? पंकज जी, आज की राजनीति इनफैक्ट सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, यही हो चुका है। आज की डेट में जो लोग सांसद और विधायक बन रहे हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो जनता की सेवा करने नहीं आ रहे। वो आ रहे हैं केवल अगर उनके पास एक पेट्रोल पंप है तो 10 पेट्रोल पंप बनाने, अगर एक फैक्ट्री है तो 10 फैक्ट्री बनाने, अगर उनके पास एक कारखाना है तो 10 कारखाना बनाने, या आ रहे हैं अपना कालाधन इकट्ठे करने, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने, आयसरिक संपत्ति इकट्ठा करने। तो शायद यही कारण है, ये हमारे संसद में पहुंचे हुए अपराधियों का ही कारण है कि हमारा घूसखोरी विरोधी कानून दुनिया का सबसे कमजोर है, हमारा मिलावटखोरी विरोधी कानून दुनिया में सबसे कमजोर है। अगर हम विकसित देशों की तुलना करें, अमेरिका की तुलना करें, फ्रांस की तुलना करें, जर्मनी की तुलना करें, यूके की तुलना करें, तो हमारा जो कालाधन विरोधी कानून है उनसे बहुत कमजोर है, हमारा आय से अधिक संपत्ति विरोधी कानून उनसे बहुत कमजोर है, हमारा जो है जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, ये जितने भी अपराध वाले कानून हैं वो यूके यूएस की तुलना में बहुत कमजोर है और बदला भी नहीं जा रहा है। आज तक आपने छोटी छोटी बात पे सड़क पे धरना देने वाले सांसद विधायकों को कभी आपने देखा वो विधानसभा या लोकसभा में मांग करते हो कि घूसखोरों के 100% प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, इनको आय से अधिक संपत्ति मिलना चाहिए? कभी आपने देखा कि कोई भी सांसद संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके बोले कि जिसके पास काला धन होगा वो 100% सीज की जाएगी, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, जिसके पास बेनामी संपत्ति होगी उसको सीज किया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा? कभी किसी ने कहा कि जिसके पास भी किसी भी तरीके से आय से अधिक संपत्ति है उसके पास, उसके परिवार के पास, वो 100% सीज होनी चाहिए? तो लोकसभा विधानसभा आज की डेट में केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप करने का अड्डा बन गया है और उसके लिए बहुत हद तक जनता जिम्मेदार है। ये जनता जो जातियों पे बटी हुई है, ये जनता जो भाषा के आधार पे बटी हुई है, ये जनता जो क्षेत्र के आधार पे बटी हुई है, ये जनता जो अगड़े पिछड़े के आधार पे बटी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बांटा इसलिए जा रहा है कि जरूरी मुद्दों की बात न करे, वो समान शिक्षा, समान चिकित्सा की बात न करे, वो समान नागरिक संहिता की बात न करे, वो घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी की बात न करे, वो भू माफिया, गोल्ड माफिया, एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया की बात न करे। तो ये जनता को भरमाने के लिए ही दुनिया भर की बातें की जाती हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, और उसके पीछे जो हमारे माननीय है वो मजा लूट रहे हैं, वो पूरा मजा लूट रहे हैं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता वाला खेल आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो मेरा इसमें जो प्रश्न है और जो हमारे दर्शक भी अब इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसमें बदलाव की तस्वीर क्या है, उस तस्वीर को क्या जनता को खुद सड़क पर आना पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं, या इसमें किसी तरीके से न्यायपालिका कोई दबाव बनाती दिख रही है? ये संभव कैसे होगा, ये बताइए। देखिए, न्यायपालिका में तो मुझे लगता है इलेक्शन रिफॉर्म के लगभग जितने भी मुद्दे हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिए हैं जी। सांसद विधायक के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल पेंडिंग है। अभी सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का बैन है, हमने वो लाइफ टाइम बैन की मांग किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी बना सकता है, पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। लालू पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, शशिकला पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है, चौटाला पार्टी अध्यक्ष बने हुए, कांडा पार्टी अध्यक्ष बने हुए। हमने वो भी मांग किया है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, तीनों पे कंप्लीट लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, वो मामला भी पेंडिंग है। इसी तरीके से हमने कहा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं दे सकता, वो एक व्यक्ति एक ही जगह से वोट देता है, ऐसे ही एक व्यक्ति केवल एक ही जगह चुनाव लड़ सके, 2 जगह चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ऐसे हमारे कम से कम 20 पीआईएल इलेक्शन रिफॉर्म पे पेंडिंग है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जुडिशरी का अपनी स्पीड है, उसके अपने अलग तरीके हैं, वो अपने हिसाब से काम करती है, वो सिस्टम बहुत प्रोसेस स्लो है, आपको सबको पता है। और भारत में लोकतंत्र नहीं है पंकज जी, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां एक व्यक्ति अगर कोई सही बात कहे वो सरकार करे, उसके लिए ऐसा नहीं कि लाख व्यक्ति कहें या 5 लाख व्यक्ति कहें, एक व्यक्ति भी अगर ठीक से जो वास्तव में देश हित में की बात कर है, जनहित की बात है, समाज हित की बात है, अगर एक भी कहता तो करना चाहिए। लेकिन भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए मैं चारों तरफ बोलता रहता हूं, आप भी हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत में भीड़ तंत्र है, अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो यहां घटिया से घटिया काम हो सकता है।
और अगर भीड़ नहीं इकट्ठी होगी तो आपके पास लाख आपके पास अच्छी ओपिनियन हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, बहुत अच्छे विचार हो, बहुत अच्छे सुझाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंकज जी। हमारे आप जैसे लोग चर्चा करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको ये मान करके चर्चा करूं आज कि ये एक जागरूकता के लिए लिहाज से लोग इसमें उद्वेलित हों, इसमें शामिल हों इस चीज में, तो उसमें चूंकि आप निरंतर आपका अध्ययन है इन चीजों पर, खाली अध्ययन ही नहीं, आप उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि इसको ये मान लिया जाए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी गलत है। इसके लिए क्या आपका मार्गदर्शन है, कैसे हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ें, इसमें कैसे कुछ किस वर्ग को आगे आए, क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो जरूरत है भारत में वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने की। कम से कम सांसद और विधायक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, पार्षद और प्रधान के लिए 12वीं पास होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। आप जरा समझिए, चपरासी के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, जो बैंक में चपरासी होते हैं, इवन होमगार्ड के लिए 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं है। तो आप जरा सोचिए, होमगार्ड भी मिनिमम 10वीं होना चाहिए, चपरासी भी मिनिमम 10वीं होना चाहिए, और सांसद विधायक के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जिसको बड़े बड़े बजट तैयार करना है, पूरे अपने क्षेत्र का उसको कैलकुलेशन करना है, उसके क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना पैसा चाहिए, डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है, वो इलिटरेट, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले जो जरूरत यह है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हो, सांसद विधायक की मिनिमम ग्रेजुएशन और पार्षद प्रधान की मिनिमम 12वीं। दूसरा, इनकी मैक्सिमम एज लिमिट तय करना बहुत जरूरी है। 75 साल मुझे लगता है पर्याप्त होता है। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर हो जाते हैं। अगर सुप्रीम को आप 65 साल को, में लगता है आपको कि जज जो है उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली अनफिट हो गए, तो सांसद विधायक अनगिनत टाइम कैसे चलते रहते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति में भी पार्टी पदाधिकारी बनने के लिए, सांसद विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए, इन सब के लिए मिनिमम एक मैक्सिमम एज लिमिट सेट होनी चाहिए और 75 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे युवाओं को मौका मिले, नए लोगों को मौका मिले। तीसरी बात, हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत है। बाकी मुकदमे चलते रहेंगे, लेकिन इनको जल्दी निपटाएं, इनकी जल्दी निपटाएं। और जो आदमी जिसको सजा मिल जाए, जो सजा याफ्ता है, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी में कंप्लीट लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। सबसे तो उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, इससे भी इंपॉर्टेंट है पंकज जी, कि सबसे पहले संसद में कानून बने, सांसदों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो, आप विधायक की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो, पार्षद और प्रधान की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो, एक बाकायदा डायरी मेंटेन होनी चाहिए। आपने प्राइमरी के टीचर को भी आपने टीचर डायरी बनवा दिया है कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर पढ़ाना है, पर डे डायरी मेंटेन करो कि ये चैप्टर पढ़ेगा, ये चैप्टर पढ़ेगा, ये चैप्टर पढ़ेगा। और सांसद विधायक के लिए कोई डायरी नहीं, उनको क्या काम करना उनको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये रोल्स होना चाहिए और बाकायदा 2-3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो सांसद विधायक नए चुन के आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, कम से कम उनको 3 महीने का क्रैश कोर्स कराना चाहिए, वो समझे तो उनको करना क्या क्या है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंकज जी, देखिए, काले धन का प्रयोग रोकना बहुत जरूरी है। जब तक काले धन का यूज नहीं रुकेगा, तब तक, आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 20 साल से ज्यादा से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी पता है कि पार्षद और प्रधान के इलेक्शन में 2 दिन पहले एक एक काजू बर्फी का डब्बा और साथ में शराब की बोतल, और उसी शराब की बोतल पे बाकायदा उम्मीदवार की फोटो भी चिपकी रहती है, जिससे वो पीते समय भी देखते रहे कि हाँ भाई किसके नाम पे पी रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन न हो जाए। ये चल रहा है, आज की डेट में चल रहा है, इवन विधानसभा के चुनाव में भी ये चल रहा है। ये तभी रुकेगा जब काला धन रुकेगा। काला धन भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है, और ये काला धन तब तक नहीं रुकेगा पंकज जी, जब तक ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, जब तक आपको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करेंगे, जब तक आप कैश लेन देन पे रोक नहीं लगाएंगे, तब तक भारत में काला धन नहीं रुकेगा। और काला धन नहीं रुकेगा तो राजनीति कभी साफ नहीं हो सकती, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं। अब इसमें तो देखिए, ये तो एक बहुत लंबी बहस है, और मौजूदा सरकार जो है वो जब आई थी सत्ता में, तो काला धन ही उसका एक प्रमुख मुद्दा था, जिस पर उसको बड़ा व्यापक जन समर्थन मिला था। और काले धन पर अभी निराशाजनक स्थिति है फिलहाल। तो अभी तो ये उम्मीद की जानी चाहिए, और आपसे बातचीत करके हमको ये लगता है कि जिन लोगों ने सुना है और जिन जिन तक आपका ये संदेश पहुंचे, तो कम से कम एक जन दबाव एक बने। क्योंकि एक उम्मीद हमें ये लगता है कि सोशल मीडिया इस वक्त चीज़ों को जिस तरीके से गवर्न कर रहा है, ज़रूर ये विषय भी उठेंगे और इस पर दबाव बनेगा। और
चूंकि आपके वो भागीरथ प्रयास जो कोर्ट में चल रहे हैं वो सफल हों और आपकी पीआईएल्स पर न्यायपालिका जल्द से जल्द निर्णय ले, ऐसी कामना के साथ आज की आपकी जानकारी जो आपने हमें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।